जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि और शायर पंडित राजकुमार सिंह राज आप लोगों के बीच में एक ऐतिहासिक वीडियो लेकर के आज प्रस्तुत हूँ। वीडियो है पर्ल हार्बर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना है। पर्ल हार्बर हवाई महाद्वीप में प्रशांत महासागर में यूएसए अर्थात अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा, जिस पर अचानक जापान ने 7 दिसंबर 1941 को प्रातः रविवार के दिन आक्रमण कर देता है और वहाँ अमेरिका के 300 एयरक्राफ्ट और युद्धपोत को समाप्त कर देता है और अमेरिका इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेता है और इसका परिणाम भयंकर होता है। नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जाता। आइए हम देखते हैं, इतिहास के पन्नों में झांक करके देखते हैं आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी, कौन से कारण थे कि जब जापान ने इतना बड़ा निर्णय लिया अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला करने के लिए। इतिहास के पीछे पन्नों पर जाकर के अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थीं। जापान, जिसको कि होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू 4 द्वीपों का छोटा सा देश, वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। जापान की पुरानी जो नीति थी, टोकुगावा शोगुनेट जो वहाँ के डिक्टेटर्स होते थे, वो कभी भी विदेशी के साथ में संबंध बनाना अच्छा नहीं समझते थे, अर्थात किसी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था ना तो कोई हमारे यहाँ आएगा, ना हम किसी के पास जाएंगे। एक घटना पुनः 1854 में नागावा की संधि होती है और जापान का अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध जो है, पोर्ट खोल दिए जाते हैं। धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां और जाकर के अपना व्यापार वाणिज्य स्थापित करती हैं। अब जापान जो इन व्यापार वाणिज्य के लिए ना आने देता था ना जाने देता था, वही जापान अब अपने प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए वह खुद जो है उपनिवेशीय सत्ता में विश्वास करने लगा। 1855 ईस्वी में जब इंपीरियल मेजी का शासन प्रारंभ होता, उसके पहले ही व्यापार वाणिज्य यूरोपीय कंपनियों द्वारा प्रारंभ हो गया था। मेजी ने अपने शासन में यूरोपियों के साथ संबंध को महत्व देते हुए उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, अपने उद्योगों को बढ़ाया, अपनी शक्ति बढ़ा करके औपनिवेशिक विचारधारा को अपनाते हुए 1878 ईस्वी में कोरिया के सामने उसके बंदरगाहों को व्यापार वाणिज्य के लिए खोलने के लिए बाध्य किया। अब कोरिया में जापान का व्यापार शुरू हुआ, वहाँ चीन का व्यापार पहले से चल रहा था। जापान ने चीन के साथ समझौता कर लिया कि कोरिया में हम दोनों मिलकर के व्यापार करेंगे, लेकिन कोई सेना नहीं भेजेगा। तो जापान जब वहाँ अपना व्यापार कर रहा था, चाइना व्यापार कर रहा था, इसी बीच में वहाँ के नेशनलिस्ट जो थे, कोरिया के एम्परर के खिलाफ में जो है विरोध किया, विद्रोह किया कि हमारे संस्थानों पर विदेशियों का इस तरह से अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसमें साम्राज्य का जो शासक था कोरिया का, उसने चीन से सैन्य सहायता मांगी और सैन्य सहायता चीन ने वहाँ पहुँचा दी, जो कि जापान और चाइना के बीच जो एक संधि थी उसका उल्लंघन था। जापान ने चाइना के खिलाफ में जो है युद्ध की घोषणा कर दी। 1894-95 में चीन और जापान के साथ में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें छोटा सा देश जापान जो है विजयी होता है और शिमोनोसेकी की संधि होती है, जिसके तहत जापान को ताइवान, जिसको फार्मोसा उस समय कहा जाता था, और मंचूरिया में भी और चाइना के कुछ पोर्ट्स पर जो है व्यापार वाणिज्य का अधिकार जो है मिल जाता है। अब आगे जाते हुए 1903 ईस्वी में सीधा हम आ जाते 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में जब
जापान को मंचूरिया में व्यापार करने का अनुमति मिल गई थी शिमोनोसेकी की संधि के बाद, तो वहाँ रूस का व्यापार पहले से चल रहा था। अब रूस और जापान का वहाँ आपस में टकराव शुरू हो गया। तो वहाँ रूस ने एक प्रस्ताव रखा 1903 में, रूस के समक्ष जो है जापान ने 1903 में प्रस्ताव रखा कि आप मंचूरिया को अपने अधिकार में ले लीजिए, आप व्यापार यहाँ कीजिए, लेकिन आपको कोरिया को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रूस इस बात पर तैयार नहीं हुआ, तो जापान ने, छोटे से जापान ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध बहुत भयंकर चला। दोनों तरफ के 1 लाख सैनिक उसमें मारे गए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के हस्तक्षेप के बाद, जो कि रूस हार चुका था, पोर्ट्समाउथ की संधि होती है 1905 में और रूस को अपना सखालिन द्वीप जापान को देना पड़ता है और मंचूरिया और कोरिया में जापान के व्यापार के वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ता है। ज़्यादा विस्तृत होता चला जा रहा, संक्षेप में हम चलते हैं। वही मंचूरिया में 1931 में जापान के विरोध में चाइनीज़ ने रूस को थोड़ा समर्थन दिया और वहाँ के नेशनलिस्ट जो है, वहाँ की जापानी जो रेल की पटरियाँ होती थी उसको उखाड़ दिया और नाकामुरा एक जो इंपीरियल कैप्टन थे उनके साथ 3 लोगों की हत्या कर देते हैं। जापान को बहाना मिल जाता है चाइना पर, मंचूरिया पर आक्रमण करने के लिए, और फिर वो आक्रमण करके मंचूरिया पर अपने मनमाफिक शासक को, वहाँ कठपुतली शासक को स्थापित कर देता, अपनी सेना वहाँ कर देता है। जिस चीज़ को पॉइंट जो है उसका लीग ऑफ नेशन में भी उठाया जाता है। तो मंचूरिया का नाम भी बदल दिया था, मंचुकाओ, जापान ने मंचुकाओ नाम रख दिया था और इस पर जो है लीग ऑफ नेशन ने बताया कि ये जापान का वहाँ कठपुतली सरकार बैठाना, कब्जा करना ये अवैध है। लेकिन जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने लीग ऑफ नेशन को ही पक्षपाती बताते हुए अपना वहाँ अधिकार रखा। फिर 1937 का जो चीन और जापान का द्वितीय युद्ध होता है, या पूरे विश्व के युद्ध में सबसे घिनौना युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जापानियों ने बहुत अत्याचार किया। चीन के संघाई पर कब्जा कर लिया, नानजिंग पर कब्जा कर लिया और कब्जा करते हुए वहाँ भागते हुए चीनी सैनिकों का पीछा किया और बड़े पैमाने पर उनकी हत्या की। उनकी 80,000 महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। चीनी दस्तावेज़ों में, जापानी कबूलनामे में यह दिखाया गया है कि जापानियों ने चीनी सैनिकों के मांस भी पका करके खाए। विश्व में इतना घिनौना युद्ध कहीं भी सुना नहीं गया। यह युद्ध जो है 1945 तक युद्ध में परिवर्तित होता हुआ चला गया। अब यहाँ जापान की शक्ति इतनी बढ़ गई थी 1940 तक आते, अर्थात 1941 में जब पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया, उसके पहले 1941 के पहले 40 तक कंबोडिया में, वियतनाम में, लाओस में जहाँ फ्रांसीसी कॉलोनियाँ बसी हुई थी उस पर भी जापान ने उनको भगा करके अधिकार कर लिया। अब ये चीज़ें अमेरिका को स्वीकार नहीं होता था कि एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में, पैसिफिक एशिया में जापान का इतना बढ़ता हुआ, और जापान को कभी भी चाइना, रूस, अमेरिका इत्यादि का वर्चस्व एशिया क्षेत्र में वो बर्दाश्त नहीं करता था। वो सोचता था कि हम ही एशिया के एक छत्र शासक बने। अब यह टकराव जो है अमेरिका के साथ शुरू हुआ। अमेरिका ने जापान के ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगा दी। जापान अपने खनिज पदार्थों के मामले में लगभग 0 के बराबर था। उसको ऑयल और आयरन, तेल और लोहा बाहर से चाहिए ही चाहिए था। और जब अमेरिका ने बंद कर दिया जापान का ऑयल, अन्य देशों पर दबाव डलवा करके,
तो जापान की पूरी जो है, जो कि अर्थव्यवस्था उसकी थी, जो सैन्य शक्ति थी, सबके लिए तेल बहुत ज़रूरी था। इस वजह से जापान ने सोचा कि पूरा विश्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ है, हम एशिया में, पैसिफिक सी में, एशिया में यूएसए अमेरिका का महत्व को घटा देंगे तो हमारा एक क्षेत्र राज्य हो जाएगा और हम डच कॉलोनियों और सिंगापुर से अपने तेल की आपूर्ति को कर लेंगे। ये सब कारण बने अमेरिका के द्वारा जापान पर प्रतिबंध लगा देना, जापान की आर्थिक कमर तोड़ देना। ये रीजन बना था, प्रमुख कारण बना था कि जापान ने निर्णय लिया पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के लिए। यामामोटो जापान एक प्लान बनाया पर्ल हार्बर अटैक करने के लिए। 7 दिसंबर 1941 को रविवार का दिन था, सुबह का समय था। 8 बजे के पहले पर्ल हार्बर पर शांति थी, सब बेखौफ थे, किसी को कुछ भी नहीं था अंदेशा कि जापान भी आक्रमण कर सकता है। कुछ लोग टूथब्रश कर रहे थे, कुछ लोग बाथरूम में तैयार हो रहे थे, कुछ लोग अपने घरों में बातें कर रहे थे। रविवार का दिन था। 353 फाइटर जिसमें बमवर्षक भी थे और एयर कैरियर्स भी 6 थे और विमान लेकर के यामामोटो ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अटैक में पहला निशाना उन्होंने एयरक्राफ्ट जो थे, जो विमान थे लड़के हुए लाइनों में खड़े हुए थे, उनको बर्बाद किया और एयरफील्ड जो थी उनको बर्बाद किया ताकि वो लोग कोई भी रिएक्ट ना कर सके। रनवे को बर्बाद कर दिया, उनके एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिया। लगभग 300 उनके एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए और 19 शिप उनके बर्बाद हुए, जिसमें कि 8 वारशिप थे, युद्धपोत थे। हाँ, अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो बच गए थे क्योंकि वहाँ पर थे नहीं। इस चीज़ को यामामोटो को बहुत अफसोस था कि हम उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नहीं बर्बाद कर पाए। इस युद्ध में लगभग 2000 से अधिक लोग अमेरिकी मारे गए, 1000 से ज़्यादा घायल हुए, 300 के आसपास उनके एयरक्राफ्ट और 8 युद्धपोत और शिप उनके जो है बर्बाद हो गए। परिणाम इसका क्या? परिणाम बहुत भयंकर इसका हुआ, बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। जो जापान सोचा हुआ था कि अमेरिका को हम एशिया में परास्त कर देंगे और अमेरिका युद्ध में भाग नहीं ले पाएगा, लेकिन यह जापान के लिए एक तरह से बैकफायर हो गया। अब अमेरिका 8 दिसंबर को फ्रेडरिक रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 9 दिसंबर 1941 को विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे, जर्मनी और इटली के खिलाफ में युद्ध लड़ा जा रहा था एलॉय द्वारा, इन्होंने भी जापान के खिलाफ जो है, विंस्टन चर्चिल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ही जर्मनी और इटली ने जापान का साथ देते हुए अमेरिका के विरुद्ध, एलॉय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध चलता रहा। अप्रैल अमेरिका के जाने के बाद द्वितीय विश्व तो 1939 में शुरू हो गया था, 1 सितंबर 1939 में, लेकिन अभी अमेरिका चोरी छिपे एलॉय की मदद तो करता था लेकिन पूरी तरह से खुल के शामिल नहीं था। लेकिन ये पर्ल हार्बर पर अटैक हो जाने के बाद अमेरिका खुल करके जो है एलॉय में शामिल हो गया और अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते ही पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने बंकर में अपनी आत्महत्या कर ली, जर्मनी को हारता हुआ देख करके। और इस तरह से जर्मनी, इटली और जापान जो एक ग्रुप बन गया था एलॉय के विरुद्ध में, एक कमज़ोर पड़ता चला गया और जापान एक तरफ जहां सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, वहां अमेरिका के अंदर में पर्ल हार्बर का दर्द भूलता नहीं था अमेरिका वासियों को। तो अंततः
परिणाम वही हुआ, भयंकर परिणाम हुआ। 6 अगस्त हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिरा करके नागासाकी और हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया गया। यह पर्ल हार्बर ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने इतने भयंकर परिणाम जो है जापान को दिए, इतने दर्द जापान को दिए, जो कि आज तक जापान उसको भूल नहीं पाया है। तो ये विषय थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो। यदि आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो यहीं से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा हिरोशिमा और नागासाकी का एक, और इसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो होगा आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर से जाकर मिल करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत पर अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। अगला वीडियो तो हमारे वीडियो से रिलेटेड और होंगे, हिरोशिमा नागासाकी और आज़ाद हिंद फौज का। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप अच्छे राजगुरु ARG चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।